Welcome back to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है 10th NCERT की पॉलिटी. ठीक है, तो ये हमारी एक नई सीरीज़ है. तो गाइज इसे जैसे आप हमारी हर वीडियो को अपना सपोर्ट दिखाते आ रहे हैं, इसे भी अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना अगर आप लोग को वीडियो का कंटेंट सही लगे तब. सो अगेन ये आपका बेस क्लियर करेगा, ये टॉपिक है वो आपका बेस क्लियर करेगा. ठीक है, तो पॉलिटी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो वहाँ पे इसका रोल है, और जनरली ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है. बाकी सब सब्जेक्ट में आप लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें समझ सकते हैं, बट इसमें जो टर्म्स हैं उसके लिए आपको टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है. सो आइदर यू टेक क्लास और यू वॉच वीडियोज़. ठीक है, वीडियोस के थ्रू मैं यही हेल्प आपको देना चाह रहा हूँ. तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सीधा यूनिट 1 के चैप्टर 1 से, पावर शेयरिंग. सो पावर शेयरिंग में देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा इनका क्या ओवरव्यू है. विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी. तो हम क्या स्टार्ट करने वाले, डेमोक्रेसी का एक टूर दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में. We noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the state. तो किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होता है, जबकि सब में बटा होता है. किसी में 10 तो किसी में 20, किसी में 5, किसी में 1, ऐसे करके बटा होता है. लेकिन किसी एक इंसान या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता. या तो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं है, सिर्फ जुडिशरी के अंदर पूरी पावर नहीं है. एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑफ द पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर क्या होता है, जहाँ पे लॉ बनते हैं. एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो लॉ बनता है उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी जिम्मेदारी इनकी होती है. जैसे कि आईपीएस ऑफिसर, पुलिस वाले, सब ये इसके अंदर रहते हैं, आईएएस ऑफिसर. ठीक है, और या तो कोई पॉलिसी हो जैसे कि जनधन अकाउंट और ये योजना, इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं. जुडिशरी क्या, जो जस्टिस देता है, जैसे कि हमारा कोर्ट. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन अ डेमोक्रेसी. तो पावर शेयर इनके बीच में होना चाहिए. इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग. तो आप समझ चुके हैं पावर शेयरिंग मतलब क्या होगा. वी स्टार्ट द 2 थियरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. आप मुझे बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट का है ये बताएंगे, कॉन्टिनेंट, और इसका आप मुझे कैपिटल बताओगे, क्योंकि इसके कैपिटल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर सिचुएटेड हैं. ठीक है, तो आपको इसलिए मैं दे रहा हूँ काम, ताकि आप लोग सर्च करें और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं. श्रीलंका आप लोग जानते हैं एशियन कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया में स्पेसिफिकली. बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट इट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग. जैसे डिमांड आएगा पावर शेयरिंग का, तो कैसे वो लोग हैंडल करते हैं. क्या किसी कॉपी कर लेते हैं बाजू वाली कंट्री से, या किसी और डेवलप दूसरी कंट्री से शेयर करते हैं. तो ये सब हम देखेंगे. द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी. तो ये जनरल थियरीज भी बताए कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए. ठीक है, और क्या होता है पावर शेयरिंग. देखिए, हमेशा एक चीज को लेके पूरा आपको ना पूरा एकदम सच नहीं मानना. जैसे मैं एक व्यू भी देना चाहूँगा अपोजिट में, कि पूरा ना पावर शेयरिंग भी अच्छा नहीं है. जैसे कि 100% पॉपुलेशन एकदम, मतलब जितने कंट्री के 100% पॉपुलेशन, पूरे के पूरे लोग उतर जाएं कि हम सब में पावर बराबर बटेगा. तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जिनको देश को आगे ले जाने की, या किसी भी ह्यूमन या किसी भी एनिमल या कोई भी प्लांट्स को भलाई के लिए नहीं है. ये बाय बर्थ और बाय कैरेक्टर ये सिर्फ नुकसान करना जानते हैं. तो ऐसे लोगों का थोड़ा रोकना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी है पीस की तरफ जाना है सबको. डिस्ट्रक्शन ठीक है, सब लोग बोलते हैं आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ओनली देयर इज कंस्ट्रक्शन. तो ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन सोसाइटी को अगर आगे बढ़ना है तो पीस बहुत बड़ा जरिया है. सब कोई पीस की तरफ ही जाना चाहें. जैसे कि हम डिफेंस सिस्टम इवॉल्व कर रहे हैं, या हम जो भी हम लोग पॉलिसी बनाए ताकि पब्लिक में शांति है, ये होता है. तो इसलिए 100% शेयरिंग भी ठीक नहीं है. लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि एक इंसान में ना हो, और ये भी नहीं है कि सबके सब में इक्वल पावर बांट दिया जाए.
द स्टोरीज yield some general conclusion about the need for power sharing, ये हो चुका है. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. Belgium and Sri Lanka. Belgium, अच्छा दे ही दिया, is a small country in Europe, smaller in area than a state of Haryana. ठीक है, इसका कैपिटल भी आपको अभी इसका आंसर नहीं मिला है, बी से ही इसका कैपिटल भी है. It has border with Netherlands, France and Germany. If France is like this, Germany is like this, तो यहाँ पे ये सब सिचुएटेड हैं. ठीक है, लग्जमबर्ग सिटी भी यहीं पे, लग्जमबर्ग, और बेल्जियम और नेदरलैंड. तो इस तरह से फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड से पावर शेयर करता है. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा ओनली. द एथनिक कंपोजिशन, एथनिक मतलब वहाँ के लोग, एथनिक मतलब पीपल, कंपोजिशन ऑफ स्मॉल कंट्रीज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज. डच लैंग्वेज है नेदरलैंड की, और फ्लेमिश जोन है वहाँ का. सो डच इन इंडस्ट्री भी आप इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हो. अनदर 40% लिव्स इन वॉलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच. अच्छा, आपको ये दोनों रीजन बता देते हैं कैसे कैसे डिवाइडेड हैं. अगर ये फ्लेमिश है ऊपर वाला, नीचे वाला यहाँ पे फ्लेमिश और नीचे वॉलोनिया. ठीक है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए. वॉलोनिया में बोला जाता है फ्रेंच, वहीं पे फ्लेमिश में बोला जाता है डच लैंग्वेज, नेदरलैंड के. तो आप मैप देखेंगे, जैसे कि अगर मैं मैप ड्रॉ कर दूं यहाँ पे सिंपल, एक सेकेंड इसे इरेज करता हूँ थोड़ा, कि बहुत सिंपल सा याद करने के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है. ये समझिए, ये फ्रांस है, ये जर्मनी बाजू में, फ्रांस जर्मनी. तो यहाँ पे छोटू सा सिटी लग्जमबर्ग, ये बाद में आता है हमारा बेल्जियम, और यहाँ पे नेदरलैंड. तो ये जोन डिवाइडेड है इस तरह से. तो देखिए, ये फ्लेमिश जोन है, अलग कलर से कर देता हूँ इसे थोड़ा आप लोग समझिए, क्योंकि आपको ये पढ़ना है. ये जो है ये फ्लेमिश जोन है, और ये है वलोनिया जोन. अब आप यहां समझ सकते हैं कि फ्लेमिश वाले डच की बोलते हैं क्योंकि वो नेदरलैंड के नज़दीक हैं, और वलोनिया वाले फ्रेंच की बोलते हैं क्योंकि वो फ्रांस के नज़दीक हैं. सिंपल सा ऐसा ही कंपोजिशन है. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन. अगेन देखिए, वहां से नज़दीक में है. इन द कैपिटल सिटी बता दिया ब्रसल, 80% of the people speak French, while 20% are Dutch speaking. ऐसा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि डच क्या है, ये सब आपको कहीं ना कहीं लाइफ में यूज ही हो जाएगा. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. क्यों पावरफुल और रिच होंगे? क्योंकि जो इनका जहाँ से ये लैंग्वेज है, ये फ्रांस, वो पावरफुल है, तो वो इनको ही सपोर्ट करेगा ना. तो सिंपल सी बात है. दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. सो जो डच स्पीकिंग थे उन्हें ये पसंद नहीं था. और जैसे कि आप देखेंगे हमेशा से जो कितना बताया था, 59% टू 60%, 60% याद रख लेते हैं, नहीं 59%, क्योंकि 1% जर्मन स्पीक करने वाले, 59% है. 40% क्या थे? सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले. और इसमें जो वेल्दी और रिच लोग थे, यहीं पे इनको जो वेल्थनेस और एजुकेशन मिला बाद में मिला. दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 60s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. ब्रसेल मतलब क्या? कैपिटल के अंदर.
ब्रसल्स प्रेजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम, वहाँ की एक अलग दिक्कत, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। सो माइनॉरिटी कहाँ थे वो लोग, भले कंट्री में देखिए 59%, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डच स्पीकिंग थी, लेकिन वो कहाँ पे थे, फ्लेमिश जोन में थे, ठीक है। लेकिन कैपिटल सिटी में जब आए तो वहाँ पे उनका वो लैंग्वेज बोलने वाले कम पीपल थे और वो लोग भी कम थे। लेट अस कंपेयर दिस टू सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। नजदीक में रामेश्वरम है, रामेश्वरम। रामेश्वरम की स्पेशलिटी क्या है, ये एक जो बोलते हैं चारों धाम में से एक धाम है और एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थ यहीं पे हुआ था, द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम जी का। हैज 2 करोड़ पॉपुलेशन अबाउट सेम एज दी हरियाणा। हरियाणा क्यों, तो कि सबको लगता है कि हरियाणा तो वो सेंस बनाना चाह रहा है, लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन। साउथ एशिया कौन कौन बनाते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान और अपना श्रीलंका, मालदीव, ये सब साउथ एशियन नेशन है। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, अ मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हला स्पीकर। सिन्हला इज अ लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज इसे बहुत कॉन्सेंट्रेशन से याद करिए। 74% है। द तमिल स्पीकर्स, क्योंकि क्या हुआ था, देखिए ये कोस्ट है हमारा, यहाँ पे श्रीलंका है, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे काम करने के लिए कुछ तमिलियंस को लेके गए थे, क्योंकि तमिल वालों को एग्रीकल्चर आ रहा था, तो वहाँ पे जब रूल कर रहे थे ना तो यहाँ पे लेके गए थे, तो वही तमिलियंस हैं, ठीक है। यहाँ पे तो तमिल स्पीकर जो है 18% है। अमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, तो देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि कैसे कैसे पूरा है, जर्मन स्पीकिंग कहाँ पे, ये सब आप एक बार गो थ्रू कर लेना। आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, तो जब भी न्यूज में आपको श्रीलंकन तमिल्स है तो ये नेटिव वहाँ के 13%। द रेस्ट whose forefathers came from India as a plantation workers during colonial period, ठीक है, ब्रिटिश के टाइम में लेके गए थे, आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। अच्छा, तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि श्रीलंकन, तो देखिए जनरली क्या, ये कोस्ट है, ये इंडिया का कोस्ट है, अब यहाँ से ये श्रीलंका है, तो कुछ लोग बाय बोट भी ट्रैवल करते थे ना, पहले से ही बोट भी ट्रैवल करते थे, तो वो जो पहले से ब्रिटिश के आने के पहले से भी जाते थे अपने मन से, जिनको रहते तो उनको बोल रहे हैं श्रीलंकन तमिल्स, और जो ब्रिटिश लेके गए उनको बोल रहे हैं इंडियन तमिल्स। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, द श्रीलंकन तमिल्स 13% वाले आर concentrated in north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist religion wise, while most of Tamils are Hindus or Muslims. बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए जो, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, जो सिन्हलाज हैं वो साउथ में रहते हैं और वेस्ट में, साउथ एंड वेस्ट में, तो SS। तमिलियंस जो हैं वो कहाँ रहते हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट में। दूसरी चीज, इनकी जो रिलीजन है हिंदुइज्म है और इस्लाम, इनका जो रिलीजन है वो है बुद्धिज्म। बेसिक याद रखिए आउटलाइन। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हलास, ठीक है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिक मेजॉरिटी, मतलब क्या, पॉपुलेशन में वो ज़्यादा हैं तो बोलेंगे कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए, और हम नहीं तो क्या होता है कि हथियार उठा लेंगे। सिंपल सी बात है, हर कंट्री में ऐसा ही होता है, इसीलिए आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और उसके बाद सिविल वॉर हो जाता है। एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, तो मेजॉरिटी, और इसको क्या करेगा, वो बोलेगा कि हम ज़्यादा हैं तो तुम पे भी, तुमको हमारा भी फॉलो करना पड़ेगा, किसको, जो माइनॉरिटी हैं, नंबर के टर्म में, न्यूमेरिक इसलिए बोल रहा है नंबर के टर्म में। दिस विल पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर एंड दिस कुड लीड अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल। तो क्या होगा, दोनों साइड बोलेंगे ब्रसल हमारा है, ब्रसल हमारा, और क्या होगा, पार्टीशन होना चाहिए, ऐसा उनके हिसाब से लगता है, ठीक है ना।
इन श्रीलंका द सिन्हला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority, very high majority, and could impose its will on the entire country. भाई 70% से ऊपर कितना, 72% थे ये लोग, एक सेकेंड, 74% थे, ठीक है, 74% पॉपुलेशन है, तो ये तो पूरी कंट्री को बोल सकते हैं भाई हम ही ज़्यादा हैं, हम ही को फॉलो करो. लेट अस लुक एट द व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज. ठीक है, अब मेजॉरिटेरिज्म इन दी श्रीलंका. मेजॉरिटेरिज्म मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी का रूल. जो मेजॉरिटी है वो अपना रूल्स, पॉलिसी और रेगुलेशन सब दिखाएगा. ठीक है, इसे लगे हाथ अगर आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं इंडिया का कौन सा रिलीजन मेजॉरिटी में, वो भी पता कर लेना. माइनॉरिटी में सब कितने कितने जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी. श्रीलंका emerged as an independent country in 1948, just 1 year after the India. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. वो बोले हम ज़्यादा हैं तो भैया हम ही लेंगे. As a result, the democratically elected government, तो उन्हें चुना भी गया था, क्योंकि सिंपल सा वो बात है ना, 74% पॉपुलेशन है तो वोट डालेंगे तो यही जीतेंगे ना. आप समझ रहे बातों को. अगर ये न भी चाहें तो चुना इन्हीं को जाएगा. adopted a series of majoritarian, important word है, measures to establish सिन्हला सुप्रीमेसी. तो ये तो चुन लिए गए ज़्यादा पॉपुलेशन में. देखिए मेजॉरिटी क्या होती है किसी की, जैसे हम सिंपल लिखे समझिए 200 सीट है, ठीक है, 200 सीट पे सब लोग लड़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन वाइज तो ये 74% है, तो ये अचानक से मतलब मेजॉरिटी किस पे आ सकती है? 101 पे मेजॉरिटी रहती है, ठीक है ना, हाफ से एक ज़्यादा. ये इतने 74% मतलब ये इजीली जीत सकते हैं 101 सीट, क्योंकि इनका पॉपुलेशन 74% है, तो नियरली 140 से 44 के अराउंड ये लोग हैं. ठीक है, इतने ज़्यादा हैं ये लोग, तो 144 सीट पॉपुलेशन वाइज ही निकाल लेंगे, तो 101 निकालना इनके लिए क्या बड़ी बात है. तो ये लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट बनाएंगे मेजॉरिटी कर लेके. जीत गए, गवर्नमेंट बन गई. अब ये लोग क्या करेंगे? और पावर लेना चाहेंगे, और पावर, और दूसरों को सप्रेस करना चाहेंगे. जैसे हिटलर नहीं किया था कि हम लोग, ये लोग हिटलर जैसा नहीं करेंगे, लेकिन हिटलर नहीं बोला था कि प्योर रेस रहना चाहिए. इस तरह से सबको लगता है कि हर एक कंट्री के लैंड पे प्योर रेस होना चाहिए, और आप देखने जाओगे तो कोई प्योर रेस है ही नहीं. इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. देखिए आ गया डोमिनेंस धीरे, दस डिसरिगार्डिंग तमिल लैंग्वेज. द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स. तो एजुकेशन और हेल्थ, एजुकेशन एंड जॉब में किसको फेवर कर रहा था? ऐसी पॉलिसी ली कि जो सिन्हला को फेवर करे. तो प्रेफरेंशियल मतलब प्रीफर कर रहा था. और ऊपर से लैंग्वेज अगर सिन्हला है तो भाई तमिलियंस को तो टफ ही गिरेगा ना. इट्स लाइक आप हिंदी बोलने वाले को तमिल बोलने को बोलो, या तमिल बोलने वाले को हिंदी बोलने को, तो उल्टा है. तो ये टफ है इंडिया में. उसी तरह से वहाँ पे सिचुएशन होगी, तो आप एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाओगे. तमिल वाले को बोलेंगे भाई हिंदी में ही एग्जाम होगा, तो इनके लिए टफ हो जाए, कितना पढ़ेंगे. और हिंदी वाले को बोलो भाई तमिल में ही एग्जाम होगा, तो ये कितना पढ़ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे ये लोग लैंग्वेज की वजह से ही. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म. तो देखिए लैंग्वेज पे वार, एजुकेशन जॉब पे वार, और तीसरा रिलीजन पे वार हुआ. तो हिंदुइज्म को मतलब और इस्लाम को निकाल देना चाहिए. प्रोटेक्शन इस्लाम. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला? प्रोटेक्शन देना, मतलब इनको कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, अल्टीमेटली क्या इनको निकालना ही है. ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक लाते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन. एलिनिएशन मतलब कि हमको अलग किया जा रहा है, अलग करने का, अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. ठीक है, तो उनको लग गया कि क्या लग रहा है कि मतलब कि इसमें से कोई भी हमको सपोर्ट करने वाला नहीं लग रहा है. सो इससे क्या होगा? देखिए अल्टीमेटली एजुकेशन, जॉब, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा इनके डेली नीड पे. रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर और क्लॉथ, इन तीनों चीज़ पे इनके इम्पैक्ट पड़ेगा आगे. दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट. इक्वल मतलब क्या? देखिए 74% है, तो इनको इतना सीट जीतना है, बाकी सब सीट पे भी इनको जीतना है. प्लस क्या होते हैं माइनॉरिटी के ना कंसर्न को ना, हर जगह माइनॉरिटी के कंसर्न को
ध्यान में रख के पॉलिसी लाई जाती हैं कि देखिए ये हम आपके लिए कर रहे हैं, ये थोड़ा आपके लिए अलग से रखा गया है कि अगर आपको दिक्कत हुई है तो इससे क्या होता है, देश एक साथ आता है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मतलब बताया ना, वही फूड क्लोथ एंड शेल्टर वाला, पूरा उनका इंटरेस्ट बात ही, क्योंकि देखिए इनके लीडर चुने ही नहीं गए ज़्यादा, तो इनकी बात होगी भी नहीं, इनका डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो इस तरह से सब लिंक्ड हैं। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस, ये देखिए ये अच्छा बताया गया, ये जो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ और नॉर्थ यहाँ पे ईस्ट में ये तमिल्स हैं, बाकी सब जगह पे कौन है, जो लाइट कलर में सिन्हलाज हैं। मेजॉरिटेरियंस का ग्लॉसरी दिया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। बिलीव दैट अ मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। बिटवीन द सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज ट्रेंड ओवर द टाइम। तो ये ज़्यादा दिन में बढ़ते चला गया और खड्डे पड़ते गए, आप देखेंगे किस तरह से ये इंडिया को भी इंक्लूड कर लिया आगे, और इसी के चलते हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की भी डेथ हुई। इतना बड़ा ये मैटर हो चुका है। सोचिए एक जो ये कंट्री जो साइज में छोटा है इंडिया से, और इतने छोटे छोटे कंसर्न से लैंग्वेज को लेकर, लेकिन इसने इम्पैक्ट डाल दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे। यही होता है। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल। श्रीलंकन तमिल्स ने किया, ठीक है, ये लोग सोचे कि भैया अब तो हम लोग कुछ ना कुछ अपनाएंगे भाई, जिससे कि हमारा डिमांड फुलफिल हो। तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो इनका एजेंडा क्या था कि तमिल को पहले तो एक, जैसे कि वो लोग जो 3 पॉइंट पे घेरे थे, उसी चीज़ को याद करने के लिए कि पहले तो लैंग्वेज हमारा तमिल रिकॉग्नाइज करो, दूसरी एजुकेशन और जॉब में हमको अपॉर्चुनिटी, भाई जो कंपटीशन निकाल लिया उसको जॉब दे दो, और तीसरा क्या है कि उनको जो भी ये सब रहे, जो डिमांड्स हैं प्लस उनके जो नीड्स है वो भी फुलफिल किया जाए। बट द डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड। तो ये क्या रीजनल, देखिए यहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी बोल रहा था। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब क्या, देखिए ये जो जोन है पूरा, ये गलत बना दिया, ये श्रीलंकन जोन है, इसमें बोलते हैं नॉर्थ वाला और जो ईस्ट वाला है, इसको हमको रीजनल ऑटोनॉमी दे दो। जैसे कि यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो तमिल से डिसाइड करेंगे। नो डाउट कंसर्न करेंगे सिन्हला से, उनसे बात करेंगे, उनसे उनको टैक्स भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन पॉलिसी मेजर हो गया, रूल रेगुलेशन हो गया, और लॉज बनाने में थोड़ी सी इनको ऑटोनॉमी, जैसे इंडिया में भी रीजनल काउंसिल हैं, इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड दिस, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे प्रोटेक्शन मेजर हैं, और आर्टिकल 372 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ मेंशन किया गया है बहुत डिटेल में। इवन महाराष्ट्र ऐसे स्टेट में थोड़े थोड़े जोन्स को ये सब रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये करना पड़ता है, लोकल जो पीपल उनके कंसर्न के लिए सब किया जाता है। denied by the 1980s several political organizations, repeatedly denied by 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam। तमिल इलाम मतलब क्या, स्टेट, इलम मतलब स्टेट। तो वो क्या हो गया, अब ये रीजनल ऑटोनॉमी से, पहले तो बात थी इक्वल बनने की, प्लस उसके बाद ये लोग आगे बढ़े, बोले अब हमको रीजनल, तो वो भी नहीं कर रहे हैं, अब इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं खुद क्या हमारा एक अलग से स्टेट चाहिए, ठीक है, इन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। डिमांड आगे बढ़ती गई। द डिस्ट्रस्ट मतलब क्या, एक दूसरे के खिलाफ जो ट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट है, वो बढ़ता जा रहा था। बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो वाइड स्प्रेड मतलब इसके जो स्प्रेड था वो बहुत बड़े जोन तक हुआ, बहुत बड़े इलाके, जिसका नाम मैंने बता दिया, इंडिया तक फैला। इट सून टर्न्ड अ सिविल वॉर। व्हाट इज सिविल वॉर, जब अपने ही लोग, अपने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये सब कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर के, जब अपने ही लोग अपनी ही गवर्नमेंट और अपने ही पब्लिक से फाइट करें, गवर्नमेंट एंड पीपल फाइट अमंग देमसेल्फ इज कॉल्ड एज सिविल वॉर, ठीक है। लेकिन जब दूसरी कंट्री से फाइट करते तो कभी कभी वो इंडिपेंडेंस के लिए होती है, ठीक है ना, याद रखना, फ़र्क बहुत ईजी है जब अपने लोग लड़ जाएं। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। जी हाँ, बिलीव रखिए, दोनों साइड से अटैक होते थे, दोनों साइड से कभी कोई किसी साइड से मिलिट्री को यूज़ किया जाता था, तो कहीं से टेररिज्म यूज़ किया जाता था। Many families were forced to leave the country as a refugee
एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। अब ये रेफ्यूजी कहाँ जा रहे थे? इंडिया में। अब इसी के साथ आप ये ध्यान रखिए, बैकड्रॉप में हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रही थी कि क्या कर रहे, देख रहे हो तमिल, क्योंकि तमिल सर लाइक कि पहले से ही इनका कल्चर बहुत रिच है और तमिल संगम पीरियड में ये सब का नाम बहुत है, तो उनका खुद का एक, जैसे कि हर एक स्टेट की अपनी इज्जत होती है, तमिल वालों का जब वहाँ पे इज्जत की बात आ गई कि अभी वहाँ पे उनको कत्लेआम किया जा रहा है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशर डालने लगी। तो उस टाइम पे उस जंजाल में फंस गए कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर। आप देखेंगे वहाँ पे हम पहली बार किसी फॉरेन सॉइल में अपने फोर्सेस भेजे और बहुत बुरा वहाँ से रिजल्ट आया, जो पूरे इंडिया के लिए मतलब एक शेम का टाइम था जब हमारी फोर्सेस अटक चुकी थी वहाँ पे। देखेंगे वो सब स्टोरी बहुत अच्छी है। लेकिन अब देखें, जब हमारे ये हमेशा, तब से हमने एक सीख क्या लिया, आपको अभी बताता हूँ कि कभी भी रीजनल डिमांड्स को, हमारे रीजनल जो स्टेट के डिमांड्स हैं उसके बेसिस पे हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या? श्रीलंका हमारी फॉरेन कंट्री, हमारे लिए एक फॉरेन कंट्री थी, तो ये क्या, इस कंट्री से रिलेशन कैसे डिसाइड होगा कि इंडिया क्या चाहती है, ना कि तमिलनाडु क्या चाहती है। नो डाउट तमिलनाडु के कंसर्न भी ध्यान में रखे जाएंगे कि उसका भी भाई इज्जत की बात है, उसका कल्चर बहुत रिच है, लेकिन पूरा 100% पॉलिसी सिर्फ तमिलनाडु को याद रख के नहीं किया जाएगा। लेकिन इस टाइम पे थोड़ा पॉलिटिकल गैम्बलिंग हो रही थी, तो उसी को चलते ये सब स्टेप लिया गया। Lost their livelihoods. You have read chapter 1 economics textbook class 10th about the Sri Lanka's excellent record of economic development, education, health, but civil war has caused a terrible setback। देखिए, इसलिए इंडिया, सब लोग बोलते हैं चाइना के साथ वॉर कर लो, इसके साथ पाकिस्तान के साथ वॉर कर लो, कि भाई ठीक है, आज हम अगर इधर हैं और हम जब आज़ादी के पहले, आज़ादी में इस समय इधर थे, आज इधर इतना ऊपर आ चुके हैं, वॉर हमको कहीं ज़्यादा नीचे ले जाते हैं। इसलिए इंडिया हमेशा कंट्रोल करती है। ऑलवेज इंडिया हैज़ बिन ड्रैग्ड इनटू द वॉर्स, इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड एनीवन। तो ये हमारा क्यों है? क्योंकि हमको पता है कॉन्सिक्वेंसेज। इतने लर्निंग से हम नहीं समझेंगे तो अब कब समझेंगे? इसलिए लाइफ में आपको भी दुनिया भर के झंझट में नहीं फंसना होता, आपको लाइफ को सीधा देखना है, आगे बढ़ते रहना है। ये सब छोटे छोटे झगड़ों में पड़े रहोगे तो लार्जर एम ऑफ, जो लार्जर एम और गोल आपके लाइफ का, वो अचीव ही नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ टाइम के लिए कॉन्फ्लिक्ट को टालना होता है, इंडिया वही कर रही है और एक्सीलेंट रिकॉर्ड रहा है, और होपफुली फ्यूचर में भी हम ऐसा ही करेंगे। अदरवाइज पॉपुलर डिमांड है कि हम कल ही वॉर छेड़ दें दोनों कंट्रीज के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इतना अच्छा रिकॉर्ड था जहाँ पे वर्ल्ड पे सब लोग शाबाशी देते थे, यूएसए ऐसी गवर्नमेंट, वो बोले कि अरे यार गड़बड़ कर दिया, एंड में यूएसए भी आएगी इसमें। सेटबैक फॉर सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये सब देखा हमने श्रीलंका के बारे में। अब अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर गाइज आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के वीडियो प्रोड्यूस करते रहें, और जो भी चेंजेस भी आप चाहें कि हम कुछ चेंजेस करें अपने फॉर्मेट में, तो प्लीज़ आप हमें रिकमेंड करिए। और अगर अच्छा लग रहा है चीज़ और आपका ट्यून, जो बोलते हैं ना कि एक फ्रीक्वेंसी बैठ रही है हमारे चैनल के साथ, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट कि वी फील मोटिवेटेड, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए प्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।